मर्दों के बाल काटने वाली नाई लड़की। छबीली अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। छबीली का पिता गणेशी एक नाई था, पर उसने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी और उसे बेटे की तरह पाला। हर दिन की तरह गणेशी दुकान में ग्राहकों के बाल काट रहा होता और छबीली दोपहर का खाना लिए गणेशी को देने के लिए आ रही होती है। सामने की दुकान का नाई उसे टोकते हुए कहता है, हाय रे हाय, तू आई है आज गणेशी का खाना लेकर। क्यों, तुझे पढ़ाई नहीं करनी क्या? हैं? इतने पैसे लगाकर सोचता है बेटी बेटा बन जाएगी। कैंची तो इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ना चाचा, जबान से ही बाल काट देते होंगे तुम तो। ये कहकर छबीली गणेशी के पास आती है। बाहर हुई बहस को गणेशी के साथ साथ उसका ग्राहक मोहन भी सुन रहा था। तू बैठ बेटी, क्यों बेकार में माथा गरम करती है अपना? इतना भी सर चढ़ाना अच्छा नहीं है बेटी को गणेशी भैया, कल को तुमको ही भारी पड़ेगा। एक बेटा कर लेते तो तुम्हारा काम संभलता, बुढ़ापे का सहारा बनता। खैर मुझे क्या, ये लो पैसे, मैं तो चला। गांव वालों को छबीली का ऐसा बेबाकपन बिल्कुल पसंद नहीं था, पर छबीली अपने उसूलों पर चलती और सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने की हिम्मत रखती थी। रोज की तरह गणेशी दुकान बंद करके घर वापस आता है। क्या हुआ जी, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? उम्र होने लगी है, बुढ़ापा किसे बख्शता है लज्जो। आजकल तबीयत कुछ सही नहीं रहती। ये कहता हुआ ही गणेशी बेहोश हो जाता है। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इन्हें तो बहुत तेज बुखार हो गया है छबीली। बाहर देख, इतनी तेज बारिश, आसमान भी आज दुश्मन बन पड़ा है। माँ, मैं भी जिंदा हूँ, बारिश हो या तूफान, मैं पिताजी के लिए शहर जाकर डॉक्टर को लेकर आती हूँ। छबीली तेज तूफान कड़कती बिजली में निकल पड़ती है और डॉक्टर को लेकर घर लौट आती है। मैं तो कुछ दिन आपको आराम करने की हिदायत दूंगा। जितना आराम करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। और दुकान लज्जो, डॉक्टर साहब, मैं अपने घर का एकमात्र कमाने वाला हूँ, कैसे कर लूँ आराम में? हम तो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। दुकान खुलेगी पिताजी, कल से छबीली चलाएगी कैंची। अपने पिता को आर्थिक मदद देने और अपने घर को चलाने अगले दिन छबीली हाथ में अपना बक्सा उठाए नाई की अपनी दुकान पर मर्दों के बाल काटने पहुंच जाती और छबीली दुकान में दरवाजे पर खड़ी होकर लोगों को आवाज लगाती, आइए आइए, छबीली से बाल कटवाइए, ऐसे काटूंगी बाल, दिखने लगोगे कमाल। हर तरह की कटिंग, स्पाइक्स, फ्रेंच फॉक्स। छबीली को देखकर कुछ मनचले लड़के जानबूझकर उसकी दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं। बड़े शौक है ऐसे मर्दों के बाल काटने के। चलो जरा हम लोग भी मजे ले ले इसके नाजुक हाथों के। अरे ओ छबीली, जरा वो फ्रेंच कट काटना तो, और हाँ, दाढ़ी भी बना देना, इसी बहाने तो मेरे गालों को तो छुएगी। छबीली कैंची को उसकी ओर करती हुई कहती है, ये उस तरह देख रहे हो? सर की जगह कहीं और चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फोटो यहाँ से। छबीली किसी माई के लाल से नहीं डरती, बड़े आए नासपीटे कहेंगे। छबीली के नाई के काम करने से मानो पूरे गांव वाले उसके खिलाफ खड़े हो गए थे और कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आना चाहता था। अगर कोई आए भी तो मोहन उसके कान भर देता था। कुछ दिन बाद गांव में एक अफसर आती है। देखिए, हम आसपास के सभी गांव का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह किस गांव में आगे बढ़ने की चाह है। औरतों को पढ़ने की इच्छा है ताकि इसके बलबूते पर सरकार फंड देकर गांव की मदद कर सके। जायजा लेते वक्त छबीली की नाई की दुकान देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। यहाँ तो लड़कियां बढ़ चढ़ कर कुछ करना चाहती हैं। मैं खास सिफारिश करूंगी कि आपके गांव में सारी सुविधाएं पहुंचे ताकि औरतें ऐसे ही बढ़ सकें। कई साल से रुकी मदद अब गांव को छबीली के कारण मिलने वाली थी, इसीलिए लोग उसकी दुकान पर आने लग जाते हैं। अरे छबीली, वो जरा बाल कटवाने थे। हाँ हाँ, बैठिए, छबीली है ना। आज तक लोगों ने छबीली की जबान चलते देखा है, आज उंगलियां भी देख लीजिए। बचपन से बाबूजी को यही करते तो देखा है। नाई की बेटी हूँ, एक भी बाल इधर उधर हुआ तो आपकी जूती और मेरा सर। ये कहकर छबीली ग्राहक के गले में कपड़ा बांधती और उसके बाल काटती है। अरे वाह छबीली, बात तो पते की करती है तू, एकदम चोखा काम किया है। ले 5 रुपए ऊपर से रख। अरे चाचा, तुम ही रखो अपने 5 रुपए, चिंकू को चॉकलेट खिला देना। अपने काम के पैसे कलेजा ठोक कर लेती है छबीली, मुफ्त के नहीं। कुछ देर बाद मोनू छबीली नाई के पास आता है।
मुझे स्मार्ट बना सकती हो क्या छबीली? मेरी शादी होनी मुश्किल होती जा रही है। अरे मैं हूँ ना, अभी तेरी दाढ़ी और बाल ऐसे काटूंगी कि जवान से जवान लड़का भी तेरे सामने पानी कम चाय होगा। और छबीली के हाथों का जादू मोनू का रूप रंग ही बदल देता है और अगले ही दिन से छबीली के दुकान पर मर्दों की लाइन लग जाती है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी को बस छबीली से ही बाल कटवाने थे, जिसे देखकर मोहन का कलेजा जलने लगता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हद ही हो गई है। रात को जब छबीली दुकान बंद करके जाती है तो मैं उसमें आग लगा दूंगा। अब क्या होगा, दवाइयों का खर्चा, खाना पीना कैसे होगा सब। कीड़े पड़ेंगे उस पापी को जिसने ये सब किया। कुछ नहीं बिगड़ा है माँ, लोग मुझसे बाल कटवाने आते थे, ना कि दुकान की दीवारों से। मैं इसी जमीन में फिर से बाल काटूंगी। छबीली अपनी माँ के साथ मिलकर एक तिरपाल बांध लेती है और उसके नीचे ही सैलून शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद गांव में कुछ लोग बड़े बड़े बैनर हर तरफ लगाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? हेयर कटिंग का एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, बाकी डिटेल्स आप बैनर से पढ़ लीजिए। सभी सैलों वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यही मौका है छबीली को हटाकर गांव में फिर से अपना नाम बनाने का। कंपटीशन के दौरान मोहन छबीली की कैंची छुपाकर एक खराब कैंची वहां रख देता है ताकि वो हेयर कटिंग ही ना कर पाए और हार जाए। पहली बार मर्दों के बीच एक लड़की भी कंपटीशन में शामिल हुई है। मामला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो शुरू होता है कंपटीशन इन 3, 2, 1 एंड गो। हे भगवान, कैंची तो खराब है, अब क्या करूं? हार तो मैं नहीं सकती। छबीली वहीं रखी मोमबत्ती को उठाकर हेयर कटिंग करने लग जाती है। ये दृश्य देखने लायक था, जो किसी ने सोचा भी नहीं था छबीली ने कर दिखाया। आपदा में अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर हेयर कटिंग कंपटीशन जीत लिया और बन गई मिस छबीली हेयर डिजाइनर। छबीली जी को 1 लाख रुपए इनाम और हमारी कंपनी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। मोहन की चाल उल्टी पड़ जाती है और वो नाकाम हो जाता है और छबीली की मेहनत उसके परिवार की हालत सुधार देती है। छबीली सभी को दिखा देती है कि उसके माता पिता की परवरिश जाया नहीं गई। जलपरी बहू का ढाबा। वाह जी वाह, खाना तो बहुत ही बढ़िया बना से। बॉबी बुआ का दिल खुश हो गया। बॉबी बुआ ये कह ही रही होती है कि तभी वहाँ लाखन डाकू और उसके साथ ही डकैत आ जाते हैं और गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली की आवाज के साथ ही कुछ देर के लिए ढाबे में सन्नाटा छा जाता है। यो क्या हुआ रे? गोली किसने चलाई? कसम भवानी मैया का, गोली हम चलाया चौधराइन। डाकू लाखन सिंह को चढ़ावा नहीं चढ़ाओगी का? तभी जल्लो जवानी लोगों के बीच से बेखौफ होकर चलते हुए डाकू लाखन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्यों बे लाखन, तुझे डाका डालने के लिए मेरा ही ढाबा मिला? कसम भवानी मैया का, लाखन डाकू है जल्लो जवानी, जहाँ माल दिखे वहीं डाका डाल देवे हैं। इन लोगन की जान का सलामती चाहती है तो थोड़ी देर का खातिर बुत बन जा बुत। लाखन की ये धमकी सुनकर जल्लो के मुंह पर ताला लग जाता है कि तभी लाखन का साथी सांबू कहता है, चल रही दुल्हनिया, सब गहने उतार कर हमारी झोली में डाल दे। कसम भवानी मैया का चौधराइन, तुम भी जितना रुपया पैसा रखी हो वो भी साबू की झोली में डाल दो। लाखन के ये कहने के साथ ही उसके सभी साथी लूटपाट में लग जाते हैं और सबका माल लूटकर वहाँ से चले जाते हैं। लाखन जाते जाते जल्लो जवानी से कहता है, कसम भवानी मैया का, वो तेरा खसम हर नाम आए तो बोल दियो कि ठाकुर आया था और राम राम देकर चला गया। लाखन डाकू वहाँ से चला जाता है और फिर उसके जाने के बाद जल्लो पुरानी यादों में खो जाती है। उसे जलपरी से जल्लो जवानी बनने की कहानी याद आ जाती है। जल में तो बहुत क्रीड़ा कर ली, चलो अब धरती पर टहलने चलते हैं। ना बाबा ना, हम धरती पर नहीं जाएंगी, हमें रानी माँ ने मना किया है, पर मैं तो जरूर जाऊंगी। ये कहकर जल्लो जलपरी एक सुंदर लड़की का रूप लेकर झील के किनारे आ जाती है और वहाँ टहलने लगती है। तभी पास के रेलवे ट्रैक से एक ट्रेन गुजरती है और उसकी छत से हरनाम नाम का एक डाकू नीचे गिरता है। डाकू जल्लो के पास आकर गिरता है और गिरते ही लहूलुहान होकर बेहोश हो जाता है।
अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम ट्रेन की छत पर क्या कर रहे थे? जल्लू जलपरी डाकू से कई सवाल करती है, मगर उसे अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता तो वो चिंतित हो उठती है। लगता है इस आदमी को गहरी चोट लगी है, मुझे इसकी मदद करनी ही होगी, नहीं तो ये मर जाएगा। ये कहकर जल्लू जलपरी डाकू का सिर अपनी गोद में रखकर अपना दायां हाथ ऊपर उठाती है और तभी उसके हाथ में एक सोने की छड़ी आ जाती है। वो उस छड़ी को 3 बार घायल डाकू के ऊपर घुमाती है और फिर देखते ही देखते घायल डाकू ठीक हो जाता है और वो धीरे धीरे आंखें खोलता है और जल्लू की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहता है, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पर तुम हो कौन और वहाँ ट्रेन की छत पर क्या कर रहे थे? जल्लू के पूछने पर डाकू हरनाम उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है और उसकी सच्चाई जानकर जल्लू जलपरी मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं कुछ दिन धरती पर ही रहूं और इस डाकू को सही राह पर लाने के बाद ही अपने जलपरी लोक वापस जाऊंगी। यही सोचकर जल्लू डाकू हरनाम को अपने जादुई रूप से मोह लेती है और फिर उसके साथ शादी कर लेती है। शादी के बाद वो डाकू हरनाम से कहती है, सुनो, आज के बाद तुम डाकू नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ शराफत की जिंदगी जियोगे। पर हम करेंगे क्या? हम एक ढाबा खोल लेंगे, मुझे बहुत लजीज खाना बनाना आता है, देखना हमारा ढाबा खूब चलेगा। जल्लू ये सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ हरनाम आ जाता है। वो हरनाम को देखते ही कहती है, आज हमारे ढाबे पर डाकू लाखन और उसके साथियों ने चौधराइन की बारात से लूटपाट की। ये तो बहुत गलत किया, पर तुम्हें डाकुओं के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। बोल देना दोबारा हमारे ढाबे पर ना आवे, अगर आया तो ये जल्लो जवानी पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक साबित होवेगी। हाँ। समय बीतता जाता है और एक दिन डाकू लाखन फिर से अपने साथियों के साथ जल्लो जवानी के ढाबे पर आ धमकता है। लाखन को देखते ही ढाबे पर बैठे लोगों में खलबली मच जाती है। अरे भागो भागो, डाकू आ गए। डाकू लाखन आ गया, अब तो भागने में ही भलाई है, इसलिए भाग ले बेटा। लोग लाखन के डर से इधर उधर भाग खड़े होते हैं, मगर जल्लो और हरनाम उसके सामने अकड़ कर खड़े हो जाते हैं। ठाकुर, क्या लेने आया है? कसम भवानी मैया का, अबे तुमका अपने साथ ले जाने आया हूँ बे। ठाकुर सही बोल रहे हैं हरनाम, हमरे गिरोह को तुम जैसे जाबाज डकैत चाहिए। ये सुनकर जल्लो को डाकू लाखन और उसके साथी सांबू पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, हरनाम जल्लो जवानी की जान है ठाकुर, और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि इन्हें जल्लो जवानी से दूर ले जाए। कसम भवानी मैया का, हरनाम से इतना ही प्यार है तो तू भी हमारे साथ आई जा छमिया। लाखन, अपनी जबान को लगाम दे, वरना तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस की बात सुनकर डाकू लाखन हंसने लगता है और कहता है, पुलिस? कसम भवानी मैया का, अब पुलिस आए या फौज, लाखन तुमका लेकर ही जाएगा। चलो बे, उठा लो इसका और इसके ढाबे को फूंक दो। मत कर ऐसा लाखन, अगर ऐसा किया तो बहुत पछताएगा। जल्लू जवानी ऐसे ही चीखती रहती है और लाखन और उसके आदमी हरनाम को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और साथ ही उनके ढाबे में आग लगा देते हैं। फिर जाते जाते लाखन जल्लो से कहता है, कसम भवानी मैया का, जल्लो जवानी हरनाम से मिलना हो तो हमारे ठिकाने पर आए जाना, तुमका डाकू रानी बनाए देंगे। डाकू तो तू मुझे तब बनाएगा ठाकुर, जब मैं तुझे इस लायक छोड़ूंगी। ढाबा जलकर राख हो जाता है और जल्लो डाकू लाखन को सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। लाखन, अब तो गया काम से, देखना तुम सबको सलाखों के पीछे न पहुंचाया तो मेरा नाम भी जल्लू नहीं। पर बेटी, तुम अकेली इन डाकुओं का क्या कर लोगी? अरे माँ जी आप। जल्लू अचानक ही हरनाम की माँ और अपनी सास को सामने खड़ा देखकर हैरान रह जाती है। शारदा दुखी होकर कहती है, बेटी, तेरे कारण मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया था, मगर अब नहीं लगता कि वो कभी वापस लौट कर आएगा। वो जरूर आएंगे माँ जी, ये इस जल्लो का वादा है आपसे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन जल्लो झील के किनारे जाकर अपना दायां हाथ ऊपर उठाती है
और तभी उसके हाथ में जादुई छड़ी आ जाती है। वो जादुई छड़ी को जैसे ही घुमाती है, झट से एक पुलिस अफसर में बदल जाती है। उसके बाद वो छड़ी को झील की तरफ करके झटकने लगती है। वो जैसे जैसे छड़ी को झटकती जाती है, झील के पानी से जलपरियां बाहर आकर पुलिस के सिपाहियों में बदल कर उसके आसपास खड़ी होने लगती हैं। कुछ ही देर में पुलिस की एक अच्छी खासी टीम बन जाती है। फिर अचानक से घोड़े और उन सबके हाथों में बंदूकें प्रकट होती हैं। ये सब होते ही जल्लो उन सबको आदेश देते हुए कहती है, अपने अपने हथियार संभालो और घोड़े पर सवार होकर हमारे साथ चलो। फिर अचानक से घोड़े दौड़ने लगते हैं और जल्लो अपने पुलिस दल के साथ डाकू लाखन के गिरोह को घेर कर खड़ी हो जाती है और वो डाकू लाखन को ललकारते हुए कहती है, डाकू लाखन, अगर भलाई चाहता है तो अपने सब डकैतों के साथ घुटने टेक दे। कसम भवानी मैया का, जल्लो जवानी, तेरा लेडीज पुलिस तो कमाल का जच रहा है। ठाकुर, ये हरनाम तो पहुंची हुई चीज निकला। देखो तो पुलिस वाली को घरवाली बनाया है ससुर। सांबू के ये कहते ही सब डाकू हंसने लगते हैं और हरनाम जल्लो को पुलिस की वर्दी में देखकर हैरान रह जाता है। लाखन अपने लोगों से पुलिस पर हमले का आदेश देता है। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। डाकू गोलियों की बौछार करके थक जाते हैं, मगर उनकी कोई भी गोली किसी भी पुलिस वाली पर कोई असर नहीं दिखाती। उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। ये देखकर लाखन हैरान रह जाता है और सारे डाकू घबरा जाते हैं। कसम भवानी मैया का, अबे हरनाम, तेरा जोरू जरूर कोई जादू करनी है। हमरा सब गोलियां खत्म हो गवा है और एक भी पुलिस वाली को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर तो मैं भी हैरान हूँ ठाकुर। अब क्या होवेगा ठाकुर? सांबू के ये कहते ही जल्लो आगे आती है और लाखन से कहती है, अब तो जो जल्लो जवानी चाहेगी वही होगा। तुम सब डाकू जेल जाओगे, जेल। कसम भवानी मैया का, एक का कह रही हो जल्लो जवानी? हम सही कह रही हैं लाखन, हम पुलिस साथ लेकर आई हैं। जल्लो के ये कहते ही असली पुलिस दल आगे आता है और सब डाकुओं को गिरफ्तार करके जेल में ले जाता है। उधर हैरान और परेशान हरनाम जल्लो से पूछता है, सच बताओ जल्लो, तुम कौन हो? ये तो हम आपको तभी बताएंगे जब आप हमारे साथ उसी जगह पर चलेंगे जहां हम आपसे पहली बार मिले थे। ये कहकर जल्लो हरनाम को झील के किनारे ले जाती है और फिर उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है और उसे समझाते हुए कहती है, हम तो बस तुम्हें एक डाकू से सच्चा और ईमानदार आदमी बनाना चाहती थी। अब तुम ऐसे आदमी बन चुके हो और अब हम अपने जलपरी लोग जाना चाहते हैं। हरनाम को ये समझाने के बाद जल्लो अपने सभी साथी पुलिस वाली लड़कियों से कहती है, अब तुम सब भी लौट चलो। जल्लो के ये कहते ही सब लड़कियां झील में कूदने लगती हैं और जलपरी बन जाती हैं। मगर जैसे ही जल्लो झील में कूदने की तैयारी करती है, हरनाम उसे पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ जल्लो जलपरी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम है, तुम यहीं रुक जाओ। हरनाम का सच्चा प्यार देखकर जल्लो जलपरी बहुत खुश होती है और फिर वो हरनाम के साथ वापस उसके घर चली जाती है। कपूर टीवी।